नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं वह है एमपीपीएससी का। जी हाँ, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का। जी हाँ, प्रीलिम्स का कब? तो 23 जून 2024 का। जी हाँ, 23 जून 2024 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे गए थे, तो हम यहाँ 1 से 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, तो इसको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, और ताकि उसको लगातार रिवाइज कर सके। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी में होगा, बाद में इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण। तो देखिए, गुणसूत्र जो संख्या 21 है उसके ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार यानी कि आपको रोग बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है कि ट्राइसोमी ऑफ द 13th यानी कि 13वां, यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 13वां की ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम। तो इसको ध्यान रखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसे एक ट्रिक होता है तेरे को पटाऊं क्या, तो इस तरह से 13 मतलब पटाऊ सिंड्रोम और 21 जो होता है ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब की चल रही है? अभी 2017 की चल रही है। ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। तो कितना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सुधार के लिए कितनी प्राथमिकता तय की गई है? तो 7। तो इसमें दिए गए विकल्पों में कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए, सातों प्राथमिकता आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 7 प्राथमिकता में आपको ध्यान रखना है। पहला है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान पहला है। उसका दूसरा है संतुलित गुणकारी आहार और नियमित व्यायाम। तीसरा है तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से निपटना। जी हाँ, क्या है? तो तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से निपटना। उसके बाद देखिए, यात्री सुरक्षा भी है। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना निर्भया नारी यानी कि महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई, तो ये भी है। उसके बाद कार्यस्थल पर सुरक्षा सुधार में वृद्धि और तनाव में कमी, आंतरिक और बाह्य वायु प्रदूषण को कम करना, लेकिन अन्नपूर्णा योजना नहीं है। तो करेक्ट यहाँ क्योंकि नहीं ही पूछा रहा है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेसारी के दाल बहुत ही खाया जाता है, लेकिन अगर लगातार सेवन इसका करेंगे तो लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान रखना है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और ये आपको पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्स में होता है, यानी कि लोअर लिम्स का में पैरालिसिस हो जाता है। तो खेसारी के दाल, इसको जो है ग्रास पी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ग्रास पी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि लगातार सेवन इसको नहीं करना है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसके लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसके जो एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जिसके कारण लोअर लिम्स में पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये उस समय का रिकॉर्ड था, लेकिन फिर स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, PSLV C-37 के द्वारा। तो PSLV C-37 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 104 सैटेलाइट को इसरो के द्वारा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। उसका देखिए, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? कौन सी कोशिकाएं? ग्रीवा कोशिकाएं। इसको सर्वाइकल वर्टिबर बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल वर्टिबर। तो इस तरह से ग्रीवा
कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो सफलतापूर्वक लॉन्च 2013 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट डेट अगर याद रखना है तो 5 नवंबर 2013 को। और लॉन्च व्हीकल का जो नाम था वो PSLV, ध्यान रखिएगा, PSLV XL-C25, इसको ध्यान रखिएगा। PSLV XL-C25 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको शॉर्ट में मॉम बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको आराम से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, तो ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? देखिए 1974 में इसको पारित किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 1972 में क्या था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। 1946 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। 2015 में सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से 17 गोल कुल तय किए गए, जो कि 2030 तक इसको हासिल करना है लक्ष्य को। तो इसमें से SDG 1 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में क्या है? तो नो पॉवर्टी, यानी कि कोई गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है जीरो हंगर यानी कि कोई भूखमरी नहीं। और तीसरा है इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो 17 गोल है, 17 को आपको जरूर एकदम याद होने चाहिए। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो किसके जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें उपभोक्ता और अपघटक दोनों होते हैं। तो जो ऑफिशियल आंसर की में दोनों ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट माना गया था, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में उपभोक्ता, अपघटक जो है प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? यानी कि किस मामले में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कि दोनों में अगर संघर्ष होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा यहाँ पर की है। तो यहाँ पर देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का मामला था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, सही नहीं है वो आपसे पूछा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो क्या विधि आयोग द्वारा किया जाता है? नहीं। तो यही देखिए गलत है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विधि आयोग इसका जो है निपटारा नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये गलत है, तो गलत ही पूछा जा रहा है, तो ये सही हो गया मतलब। अब देखिए, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त अगर सिफारिश करेंगे कि इनको हटाना है, तभी हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की अवधि से 6 वर्ष एवं उस 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले है, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, ये गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता इनमें से किसमें है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि संविधान संशोधन में 279 यानी कि 279 ये यहाँ पर इसमें अगर संशोधन करते हैं यानी कि परिवर्तन करते हैं, तब जाकर इनमें से जो है आपको तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। और देखिए, 279A में GST काउंसिल की जिक्र किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। GST काउंसिल का जिक्र 279A अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें अगर
किसी तरह का संशोधन करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आपको प्राप्त जरूर चाहिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 61 का जिक्र 61 में जिक्र किया गया है, यानी कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है, यानी कि महाभियोग की जिक्र किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी दैट इज अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अगर यहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है उनके पास, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल का यहाँ पर नियुक्ति करेंगे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट अगर हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में अगर एडवोकेट यानी वकालत अगर उन्होंने 10 वर्षों तक किया है और या फिर राष्ट्रपति के नज़रों में एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, तब भी उनको अटॉर्नी जनरल जो है बना सकते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए के एम मुंशी इनमें से किस में संबंधित थे। तो देखिए के एम मुंशी आप जब ड्राफ्टिंग कमेटी के में पढ़ेंगे तो उसमें जब 7 मेंबर थे जिसके चेयरमैन BR अम्बेडकर जी थे, तो उसमें पढ़ेंगे तो एक मेंबर यहाँ पर के एम मुंशी भी थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी बनी थी उसके एक मेंबर थे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। तो देखिए 3 तरह के इमरजेंसी लगाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो 352 का यहाँ पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इनमें से किसकी अनुशंसा पर, तो संघ के मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट अगर इनको आपातकाल की घोषणा करने के लिए सलाह देते हैं, तभी राष्ट्रपति भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर बनाया गया है। तो एक कहाँ पर बनाया गया है, तो भोपाल इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। तो कथनों पर विचार करना है। पहला है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, यानी कि कौन से मामले में, तो कानूनी मामले में ये सलाह देंगे। तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता जो है मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि किनके, तो गवर्नर के यहाँ पर गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ ए ही सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची इनमें से किसमें है। तो देखिए पंचायतों की सौंपी जाने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची है वो 11वीं अनुसूची में है, क्योंकि पंचायत 11th शेड्यूल में रखी गई है। और अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं तब 12वीं अनुसूची होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं। कौन सी जनजाति, भीमा जनजाति। तो आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ऑफिशियल आंसर की में। तो यहाँ देखिए वाडवानी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सही होगा। तो वाडवानी डिस्ट्रिक्ट में भीमा जनजाति निवास करती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए मांडवरा त्योहार यहाँ पर द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सी यहाँ पर जनजाति के द्वारा मांडवरा त्योहार मनाया जाता है, तो गोंड यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसका देखिए महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। कौन, तो मामा के नाम से, यानी कि महानायक टंटिया जो कि मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंध रखते हैं। तो भील जनजाति इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी
रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखना है। उसका देखिए स्वर्गीय श्री बादल भोई, तो देखिए स्वर्गीय श्री बादल भोई इनमें से क्या थे? तो ये प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित करती है। बिरहा देखिए किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ये आपको गोंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान यहाँ पर दिया जाता है? तो देखिए शंकर शाह नेशनल अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ध्यान रख लेना है कि शंकर शाह नेशनल अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो शंकर शाह नेशनल अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है। उसका देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो किनके नाम से यहाँ पर चल रही है? तो देखिए टंटिया भील के नाम से भी चल रही है और बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी और सी दोनों सही होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में आपको मैं देख के यहाँ पर बता रहा हूँ। उसका देखिए जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष जो है कब है? तो ये कब है? तो 1980 में, यानी कि जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना 1980 में की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है कि न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित कर दिया गया। अब ध्यान रख लेना है कि 2007 से पहले और अब ये दो आपको बातें ध्यान रख लेनी है। तो 2007 में क्या थी? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये क्या था? तो 25 और 40 था। तो ध्यान रख लेना 25 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। और अब क्या है? तो 0 से यहाँ पर 40 तक है। तो अब देखिए SLR क्या होता है, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट इन अ लिक्विड एसेट, यानी कि एक RBI के पास जमा करना होता है मिनिमम परसेंटेज, जो कि यहाँ पर लिक्विड एसेट के रूप में रखती है, तो वही SLR होती है। तो 2007 से पहले देखिए 25% रखना होता था मिनिमम और मैक्सिमम 40%, लेकिन अब जो है मिनिमम 0% है और मैक्सिमम 40 है। तो देखिए मैक्सिमम अभी भी समान है कि SLR की मैक्सिमम लिमिट 40% है, इसको ध्यान रखना है। मिनिमम अब 0% है, पहले 25% थी, तो पहले की ही पूछी गई है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद दैट इज GDP में बाह्य ऋण का अनुपात कितना है? तो बाह्य ऋण का अनुपात कितना है? तो ये 18.6% है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में अवस्थित है? तो 2% सिर्फ स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला यानी कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। तो पहला यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया है, तो पहला यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2008 में हुआ था वाशिंगटन DC USA में। तो करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा। अब देखिए 2024 का यहाँ पर ब्राजील में संपन्न हो गया। 2025 में यहाँ पर कहाँ पर होने वाला है? तो जोहान्सबर्ग यहाँ पर साउथ अफ्रीका में होने वाला है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो देखिए 2023 में भारत में, 2024 में ब्राजील में, 2025 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में और पहला वाशिंगटन DC USA अमेरिका 2008 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति यानी कि एग्री GIS परियोजना किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो करेक्ट उत्तर इसका
बी सही होगा। उसके देखिए समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, यानी कि पहले कुछ और योजना था लेकिन अब उसको समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। तो कौन सा योजनाओं को यहाँ पर मिलाकर किया गया है? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा यानी कि तीनों को मिलाकर अब समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। तो यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। उसके बाद देखिए वर्ष 2022-23 में, देखिए 22-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की अस्थिरता 2011-12 की कीमतों की तुलना पर हम पाते हैं। तो क्या पाते हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में होता है? तो देखिए बालाघाट में होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जिला और उत्पाद को मिलाना है। तो देखिए जिला है और उत्पाद है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अशोकनगर, तो अशोकनगर में यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि अशोकनगर में क्या होता है, तो चंदेरी साड़ियाँ मिलती है। तो ए का यहाँ पर 3 सही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है खरगोन, तो खरगोन में क्या है, तो यहाँ पर महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट। तो देखिए 2 का यहाँ पर दूसरा हो गया। उसके देखिए बुरहानपुर में केले मिलते हैं और मंदसौर में यहाँ पर मिलते हैं लहसुन। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियां को परिभाषित कैसे किया गया है? तो किस तरह से यहाँ पर किया गया है? तो देखिए 0 से अगर 49 तक का स्कोर है तो आकांक्षी, 50 से 64 तक है तो प्रदर्शक, 65 से 99 तक है तो यहाँ पर अग्रणी, और अगर पूरे 100 आगे हैं तो अचीवर। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 0 से 49 तक का स्कोर है तो आकांक्षी, 50 से 64 तक है तो प्रदर्शक, 65 से 99 तक है तो अग्रणी, और 100 अगर आ गया तो अचीवर। इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग यहाँ पर कौन सा है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर केंद्रीय भाग है कर्नल, इसको ध्यान रखिएगा। और बाहरी भाग क्या होता है? तो सेल। तो यहाँ केंद्रीय भाग होता है कर्नल और बाहरी भाग होता है सेल। उसका देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो एक क्या होता है? तो वायरस, साइनिंग और या फिशिंग, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी और सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए कुरेटली क्या है? ये बहुत ही वीवीआई कर लीजिए, ये न्यू क्वेश्चन था, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था पहले। तो देखिए कुरेटली यहाँ पर क्या है? तो एक तरह से सर्च इंजन है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, सर्च इंजन है। कुरेटली क्या है? तो एक सर्च इंजन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? देखिए इमिटेशन गेम्स द ट्यूरिंग टेस्ट का यहाँ पर मूल नाम था, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस टर्म को कॉइन किए थे एलन ट्यूरिंग, इसको ध्यान रखिएगा। एलन ट्यूरिंग के द्वारा इसको टर्म को कॉइन किया गया था, जो कि यूके के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। और 1950 में इसको जो है टर्म को कॉइन किए थे द ट्यूरिंग टेस्ट, यानी कि इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो द ट्यूरिंग टेस्ट का। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए ट्विटर के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है, तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। 2006 में इसको ध्यान रखना है, इसको स्थापना किया गया था जैक डोर्सी के द्वारा, और अभी इसको एलन मस्क ने खरीद लिए हैं और इसको एक्स के नाम अब दे दिया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है, यानी कि 4 पिलर ऑफ द ई गवर्नेंस। तो इसका 4 पिलर क्या है? तो देखिए लोग होने चाहिए, प्रक्रिया होने चाहिए, प्रौद्योगिकी और संसाधन। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक्डइन इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। 2003 में देखिए लिंक्डइन बना था, जो कि एक प्रोफेशनल लोग इस पे जुड़ते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर मशीन लर्निंग इसका सही उत्तर होगा। तो एआई बहुत ही चर्चा में रहता है, तो
क्वेश्चन बनते हैं। तो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही शाखा है। उसके देखिए MPEG, तो फोटो का देखिए एक यहाँ पर एक्सटेंशन है MPEG। इसका फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में W3C, तो W3C का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है WWWC, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं या फिर W3C लिख सकते हैं। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब और C मतलब कंसोर्टियम। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 1 से 50 तक, और 51 से देखिए 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।